पर कर रहे हैं वो कर रहे हैं समायोजन, एडजस्टमेंट। JUS कहाँ गया, ADJUSTEMENT। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई समायोजन, या हम उसको क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। अब सबसे पहले माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि मैम ये एडजस्टमेंट होता क्या है, व्हाट द मीन ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो एक सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं भाई एडजस्टमेंट क्या होता है। देखो एडजस्टमेंट होता है किसी भी माहौल में, किसी भी स्थिति में जब आप खुद को एडजस्ट कर लेते हो। अब एक ये सिंपल सी बातें होती हैं कि एक एडजस्टमेंट वाला व्यक्ति कैसे होगा, जो इमोशनल स्टेबल होगा, जो हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता होगा, जो मतलब स्थिति के हिसाब से मैनेजमेंट कर लेता है, जो संवेगात्मक रूप से सेटल्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर होती है भाई, एडजस्टमेंट के अंदर। मतलब एक बेसिक सा बात मैं कहूं कि एडजस्टमेंट होता है स्थिति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना। आप जिस सिचुएशन में हो, जिस जगह हो, वहां पर सुविधा है नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या चीज है, तो स्थिति के हिसाब से जब आप खुद को एडजस्ट कर लेते हो तो ये जो चीज होती है ये क्या कहलाती है भाई, एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, ये जो चीज होती है ये क्या कहलाती है, एडजस्टमेंट कहलाती है। अब जैसे कि लेकिन जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो एडजस्टमेंट से नहीं आता है। अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है वो अनएडजस्टमेंट से रहता है, असमायोजन से रहता है। ठीक है, अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है वो असमायोजन से रहता है, जिसको हम अनएडजस्टमेंट बोलते हैं। अनएडजस्टमेंट कह दो या मैल एडजस्टमेंट कह दो, या इसको आप कुसमायोजन कह दो। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। देखो आप इसको ना कोई भी नाम दे सकते हो, आप इसको एडजस्टमेंट का नाम दे सकते हो, आप इसको अनएडजस्टमेंट का नाम दे सकते हो, मैल एडजस्टमेंट दे सकते हो, कुसमायोजन का नाम दे सकते हो। तो अपने एग्जाम में जो बेसिकली क्वेश्चन आता है वो कुसमायोजन से निकल के आता है, वो समायोजन से निकल कर नहीं आता है। समायोजन के लिए तो बस आपको इतनी सी बात याद रखना है कि किसी भी एक माहौल से दूसरे माहौल में, एक स्थिति में अपने आप को हर तरीके से स्टेबल रखना, चाहे इमोशनल है चाहे संवेगात्मक है, हर तरीके से अपने आप को स्टेबल रखना क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। अन्नू कह रही है मैम हर चैप्टर को इंपॉर्टेंट बता देते हो। मैं बताती हूँ अन्नू, 30 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वो 15-16 है, तो सबको इंपॉर्टेंट बताऊंगी, पहले वही करवा रही हूँ। ठीक है, बाद जो लास्ट वाले करवाऊंगी उनको नहीं बोलूंगी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं। तो एक बच्चे से मैंने पूछा भाई एडजस्टमेंट क्या होता है, तो एक बच्चे ने देसी भाषा में मतलब एक लड़की ने आंसर दिया कि मैम मैं तो है ना अपने मतलब घर पे गैस पे रोटी पकाती थी, अब चूल्हे पे रोटी पका रही हूँ, मेरे ससुराल वाले सारे दिन दुखी करते हैं, तो लेकिन मैडम मैं एडजस्ट कर रही हूँ, मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ। तो ये होता है एडजस्टमेंट। फिर मैंने कहा चलो भाई अनएडजस्टमेंट क्या होता है, तो एक लड़के ने खड़ा होकर बड़ा तेज गति से बोला, ये कुछ ये मैं कभी नहीं भूल पाती, चाह के भी नया एग्जाम्पल नहीं बनाती, क्योंकि हर बार जैसे ही मैं चैप्टर शुरू करती हूँ मुझे वो बच्चा याद आ जाता है। पर उस लड़के ने पूरी क्लास में खड़े हो गए, मैं बताऊं जी अनएडजस्टमेंट क्या हुआ है। मैंने कहा हाँ भाई बता अनएडजस्टमेंट क्या होता है। कहता जी ना चूल्हे पे पकाए ना गैस पे पकाए, ठाके न्यारी हो जाए जी, मेरी वाली नाक में दम कर रखा है जी, ना कदे चूल्हा पका के दे मेरी माँ ने, ना कदे गैस पे पका के दे, ठाके न्यारी हो रही है जी, वह अनएडजस्टमेंट करती। पूरी क्लास क्या हंसी। तो कहने का मतलब एडजस्टमेंट स्थिति के हिसाब से अपने आप को सेटल करना, और अनएडजस्टमेंट होता है जब आप स्थिति के हिसाब से अपने आप को सेटल डाउन नहीं कर पाते हैं, सिंपल भाषा में। लेकिन यदि स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करें, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, तो अनएडजस्टमेंट वो होता है जब आप अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को, अपने फ्रस्ट्रेशन को किसी भी तरीके से आप नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, तो उस तरीकों को हम क्या बोलते हैं, मैल एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैल एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब बंदा अनएडजस्ट क्यों होता है, मतलब कुछ कारण होते हैं, असमायोजन के कुछ कारण होते हैं। आप जिंदगी में असमायोजित होते हो, असमायोजन के कुछ कारण होते हैं, तो इन कारण में से भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो दूर करने के उपाय हैं वहां से तो जरूर क्वेश्चन आता है। तो कारण में सबसे पहला जो कारण होता है, सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है द्वंद्व, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला जो अनएडजस्ट होने का कारण होता है उसको हम बोलते हैं द्वंद्व। अब द्वंद्व का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, सोचो, ये जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कुर्ट लेविन ने दिया था। ठीक है, ये दो द्वंद्व का कॉन्सेप्ट है,
जो कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट है ये कुर्ट लेविन ने दिया था, जिसको हम लर्निंग में पढ़ने वाले हैं। स्पेस थ्योरी क्षेत्रीयवाद के सिद्धांत के अंदर हम इस कुर्ट लेविन को पढ़ेंगे। तो बात आती है ये कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब ये द्वंद्व होता क्या है। तो द्वंद्व जब आपके सामने दो सिचुएशन है, देखो कॉन्फ्लिक्ट होता है टू सिचुएशन, सीधी सी बात है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो समझ लेना वहां दो स्थितियां होंगी। जब आपके सामने दो सिचुएशंस होती हैं और उन दो सिचुएशंस में से आपको किसी एक सिचुएशन को चूज करना पड़े, या आप कंफ्यूज हैं कि मैम मैं ये वाली सिचुएशन चूज करूं या ये वाली सिचुएशंस, तो दो सिचुएशंस में से जब हमें किसी एक सिचुएशन के साथ जाना पड़ता है, जब हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं इस सिचुएशन के साथ जाऊं या मैं इस सिचुएशन के साथ जाऊं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या समझे भाई, दो स्थिति में से किसी एक को चुनना, मतलब दो आपके सामने स्थिति है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो, उनमें से जब आप किसी एक को चूज करना, आप कंफ्यूज हो मैं ये करूं या ये करूं, मैं सीटेट करूं मैं स्टेट करूं, मैं ये करूं मैं ये करूं, मैं मैथ करूं मैं साइंस करूं, मतलब जो आपकी दुनिया भर की कंफ्यूजन रहती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके दो तीन टाइप होते हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, उन टाइप्स को ध्यान से कर लो। ये पूछे गए हैं, एक होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपागम द्वंद्व, उपागम द्वंद्व। ठीक है, उपागम द्वंद्व, जिसको हम बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसको उपागम द्वंद्व बोलते हैं, इसके अंदर दो स्थिति होती हैं और दोनों ही स्थिति पॉजिटिव होती हैं। इसके अंदर दो स्थिति होती हैं और दोनों ही स्थिति क्या होती हैं भाई, पॉजिटिव होते हैं। मीन्स आपके सामने दो चीज हैं, दोनों ही चीज अच्छी है, मतलब दोनों ही चीज अच्छी है, दोनों ही चीज आपको पसंद है। और आप सोचते हो यार खानी मुझे एक ही है, मैं ये वाली चीज उठा खाऊं या ये वाली। दो सूट आपके सामने रख दे आपकी मतलब भाभी जी, और आप कहो कि मैं ये वाला सूट उठाऊं या दोनों ही अच्छे हैं, आपका जी तो कर रहा है मैं दोनों ही ले लूं, लेकिन लेना आपने एक है। तो वो जो स्थिति है, मतलब एक जनरल से एग्जांपल, वो जो स्थिति है इसको आप क्या बोलते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। मतलब दोनों ही स्थिति आपके सामने है, जैसे बोलते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर भी आपको एक एमएससी खूबसूरत लड़की मिल रही है, इधर भी आपको एमएससी खूबसूरत लड़की मिल रही है, इधर परिवार अमीर है इधर भी परिवार अमीर है, बट आप सोचो यार मैं ये वाली लड़की चूज करूं या ये वाली लड़की चूज करूं, तो आप दुविधा में हो। अब ये तो है नहीं कि दोनों को चूज करके मतलब दो शादी करने वाले हो, घर तो एक ही बसेगा, तो अब कंफ्यूजन है कि ये वाला घर बसाना या इस वाली के साथ बसाना, और दोनों एकदम बराबर की हैं। तो वो जो सिचुएशन है आपके सामने, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं भाई अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। एक दिन सीटेट का पेपर है, एक ही दिन एसेट का पेपर है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उनकी जो स्थिति है मैं ये वाला पेपर दूं या ये वाला पेपर दूं, तो वो जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, मेल एडजस्टमेंट का क्या ही उपाय बताऊं। मेल एडजस्टमेंट क्या होता है, असमायोजन रहना। तो उदाहरण यही है, आप स्थिति के, आप हमेशा दुखी रहते हो, आप सेटल नहीं रहते हो, स्थिति के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा सकते हो, तो ये सारी चीज क्या होती है, मेल एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, हाँ, तो क्लियर हुआ। अप्रोच मतलब दोनों हाथ में लड्डू, सिंपल सी भाषा में कह सकते हो, दोनों हाथ में लड्डू है, एक हाथ में डेयरी मिल्क सिल्क है, एक हाथ में डेयरी मिल्क है, दोनों ही आपको पसंद है। अब आप कहोगे ये वाली खाऊं या ये वाली खाऊं, दोनों खाऊं, खानी एक ही है। तो ये जो स्थिति होती है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसको बोलते हैं परिहार द्वंद्व। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, परिहार द्वंद्व। ठीक है, अब इसके अंदर जो दोनों स्थिति होती है दोनों ही नेगेटिव होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपकी दो स्थिति होती है बच्चे, दोनों ही स्थिति कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मीन्स आपके सामने दो स्थिति हैं और दोनों ही स्थिति कैसी होती है, नेगेटिव होती है। मतलब कहते हैं ना आगे कुआ पीछे खाई, एक कहावत सुनी होगी ना तुमने, आगे कुआ पीछे खाई। तो जो आगे कुआ और पीछे खाई जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, परिहार। ठीक है, जो आगे कुआ पीछे खाई,
दोनों ही परिस्थिति जब नेगेटिव हो। कोई भी एग्जाम्पल आप क्रिएट करो, नेगेटिव परिस्थिति का क्या है, मतलब आपकी मम्मी ने आपके लिए एक लड़की पसंद कर रखी है, पापा ने एक लड़की पसंद कर रखी है। मम्मी कह रही है इस वाली से शादी कर ले, पापा कह रहा है इस वाली से शादी कर ले। ना आपको मम्मी वाली पसंद, ना आपको पापा वाली पसंद, आपको तो अपने वाली बनना पसंद है, चाहे वो कुछ ना हो, ठीक है। और जो मम्मी पापा ने पसंद करी हो, चाहे वो बेस्ट है, लेकिन वो जो तुम्हारी जो सिचुएशन है, वो जो सिचुएशन है वो क्या है भाई, वो है नेगेटिव। परिहार, परिहार मतलब आपको लग रहा है आगे जाऊंगा तो खाई है, पीछे जाऊंगा तो कुआं है। मम्मी कह रही इंजीनियरिंग कर, पापा कह रहा है डॉक्टर बन। आप कह रहे हो मैं तो आर्टिस्ट बनूंगा बिना बात का, मैं तो पेंटिंग करूंगा। तो अब मम्मी कह रही है डॉक्टर बन, पापा कह रहा है आर्टिस्ट बन, ना तो आपको मम्मी वाली बात पसंद, ना आपको पापा वाली बात पसंद, आपको तो अपनी डॉक्टरी वाली बात पसंद है। बट जाना आपको या मम्मी वाली बात के साथ है या पापा वाली बात के साथ है, तो आगे कुआ पीछे खाई, आपके लिए तो दोनों ही बात नेगेटिव है। ठीक है, जब दोनों ही बात नेगेटिव है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, परिहार, परिहार द्वंद बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को परिहार, परिहार द्वंद बोलते हैं। बेटा शैली, ऐसा नहीं है कि कोहलबर्ग वाइगोस्की में आवाज नहीं है, वो बीच में एक्चुअली मैंने नया माइक लिया था, तो इसकी जो सेटिंग थी वो हेडफोन में आई नहीं थी 2 दिन। ठीक है, तो कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि पीछे वाली 1-2 क्लास में आवाज नहीं है, वो आप अपने मोबाइल फोन को स्पीकर, मोबाइल फोन पे सुनोगे तो आवाज आ जाएगी, लैपटॉप पे और ईयरफोन पे सुनोगे तो आवाज नहीं आएगी। वो मुझे पता नहीं था, वो सेटिंग बाद में बच्चों ने बताई, आवाज नहीं आती थी। तो वो कुछ 2-4 बच्चों का इशू होगा जो कि हेडफोन से सुन रहे होंगे या लैपटॉप से सुन रहे होंगे। तो लैपटॉप और हेडफोन की बजाय वो 1-2 क्लास मोबाइल फोन से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा उनमें आवाज की। ठीक है ना, वो आवाज आपको सुन जाएगी, मोबाइल से देखो आराम से। तो क्लियर हुआ भाई। तो ये आगे कुआ पीछे खाई, इसको हम बोलते हैं अवॉइडेंस, अवॉइडेंस प्रतिहार। अब एक है अप्रोच अवॉइडेंस, तीसरा टाइप है अप्रोच अवॉइडेंस, जिसको हम बोलते हैं उपागम परिहार। उपागम परिहार। अब बताने की जरूरत नहीं, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में आप क्या समझ रहे हो कि इसके अंदर तो दोनों पॉजिटिव थी, अवॉइडेंस अवॉइडेंस में दोनों नेगेटिव सिचुएशंस थी। और अप्रोच अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है, अप्रोच अवॉइडेंस के मतलब होता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, एक स्थिति नेगेटिव है, एक स्थिति पॉजिटिव। अब आप कहोगे मैम एक स्थिति नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है, फिर तो हम पॉजिटिव के साथ चले जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा स्थिति होता है कि आप ना चाहते हो भी, मतलब आपको नेगेटिव की तरफ जाना पड़ सकता है। तो ऐसी भी स्थिति जो है कई बार एग्जाम लाइफ में आ जाती है कि जैसे मान लो एक तरफ आप किसी नौकरी को करना चाहते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है, एक तरफ पापा कह रहे हैं दूसरी नौकरी कर, और आपको पापा के बिजनेस में हाथ बटाना है। तो वो जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं क्या, अप्रोच अवॉइडेंस। मतलब एक तरफ अवॉइड करने वाली है, एक तरफ आपकी पसंद है, लेकिन आपको अवॉइड करने वाली के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पापा चाहते हैं कि आप फैमिली बिजनेस करें, आप चाहते हैं आप कुछ और करें पढ़ लिख कर। तो ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन आया था, पेपर में क्वेश्चन यही आया था एक बार कि एक ही बच्चे के एक दिन दोनों एग्जाम है, तो वो किस एग्जाम के साथ जा रहा है, वो कंफ्यूज है। तो ये चीज क्या है, ये चीज कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन एक घर में शादी है, एक आपके मायके में शादी है, एक आपके ससुराल में शादी है, और आप कंफ्यूज हैं किस में जाना है, तो है तो दोनों ही सिचुएशन ना। तो वो जो सिचुएशन है एक आपकी पसंद की, एक आपकी नापसंद की, तो वहां पर अप्रोच अवॉइडेंस हो जाता है। दोनों ही आपकी नापसंद सिचुएशन है तो अवॉइडेंस अवॉइडेंस हो जाता है। दोनों ही पॉजिटिव सिचुएशन है तो अप्रोच अप्रोच होता है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप है। तो सबसे पहले मेल एडजस्टमेंट का कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट। इंसान जो जिंदगी में अनएडजस्ट होता है तो सबसे पहले वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अनएडजस्ट होता है भाई, वो कॉन्फ्लिक्ट उसको वो कंफ्यूज रहता है। दूसरा अनएडजस्टमेंट का कारण है दुश्चिंता, फ्रस्ट्रेशन। दुश्चिंता, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तो आई थिंक उसको बोलेंगे ना कुंठा या भगंशा। दुश्चिंता को, दुश्चिंता को इंग्लिश में बोलेंगे एनेक्साइटी। ठीक है भाई, फ्रस्ट्रेशन को इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे भगंशा व कुंठा। ठीक है, तो ये इंग्लिश वर्जन ठीक कर लेना। मैंने तीर लगा दिया, या बच्चों की तरह ऊपर से मिटा के नीचे लिखने को कहोगे तो नीचे लिख दूंगी मैं ऊपर से मिटा के। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट दिया था कुर्ट लेविन ने। ठीक है, कुर्ट लेविन का दिया हुआ कॉन्फ्लिक्ट है, कुर्ट लेविन का दिया हुआ। ठीक है, दुश्चिंता को इंग्लिश में एनेक्साइटी बोलते हैं, भगंशा व कुंठा को फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। मुझे लगता है मिटा के लिख ही दूं, कई बच्चे सामने उतार के फिर कहेंगे मैडम ने गलत लिखवा दिया। ठीक है, दुश्चिंता को इंग्लिश में बोलते हैं एनेक्साइटी, और भगंशा और कुंठा को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन।
2 चीज और लिख देती हूँ, फिर तीनों साथ बताऊंगी। चौथा होता है तनाव, जिसको बोलते हैं टेंशन। 5वां कारण होता है स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं दबाव। ये होते हैं समायोजन के कारण। ये होते हैं क्या? असमायोजन के कारण। अब सही सभी कारणों को थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पेपर में आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको फाइंड आउट करना है कि ये स्टेटमेंट किस चीज से रिगार्डेड है, ये एडजस्टमेंट है, ये गुंठा है, ये क्या है। तो आपको चेकआउट करना है सब चीजों को। तो कॉन्फ्लिक्ट आप समझ चुके हैं। सेकंड आते हैं दुश्चिंता, जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। दुश्चिंता क्या होती है कि आपकी कोई पास्ट की इच्छा है, मतलब कोई आपका कहते हैं ना पुराना एक इच्छा है जो आपने अपने मन के अंदर दबा रखी थी, लेकिन कुछ प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपकी उस इच्छा को फिर से हवा मिल गई है कि आप इस इच्छा को फिर से आगे बढ़ा सकते हो जिंदगी में, इस इच्छा को फिर से मतलब लोगों के आगे ला सकते हो। लेकिन आपको ये भी पता है कि उस इच्छा को यदि मैं फिर से बढ़ाऊंगी या लोगों के आगे लाऊंगी तो मेरे घर में कलेश हो सकता है। तो आप जो घुटते रहते हो ना, वो घुटन जो आपके अंदर रहती है, मतलब जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच जो घुटन चलती है, उसको हम बोलते हैं दुश्चिंता। तो वैसे याद कर लेंगे, दुश्चिंता मतलब बुरी वाली चिंता। भाई कईयों का पास्ट कुछ होता है, प्रेजेंट कुछ होता है। कई बार सिचुएशंस होती हैं कि मैं अपने पास्ट को प्रेजेंट में लेके आऊं, प्रेजेंट को पास्ट में लेके आऊं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस होने पर भयंकर लड़ाई होने की संभावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दुश्चिंता। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? दुश्चिंता। तो क्लियर हुआ? दुश्चिंता मतलब एनएक्साइटी। दुश्चिंता मीन्स एनएक्साइटी। इसके अंदर क्या हो गया? एनएक्साइटी मतलब आपका पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, जो आपका पास्ट और कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट की ही दोनों सिचुएशन होती है। एक तरह से इसमें एक स्थिति पास्ट की होगी और एक स्थिति क्या होगी? प्रेजेंट की। जैसे पास्ट में आप कुछ भी फैशन डिजाइनर या कुछ काम करना चाहते हो, आपके ससुराल वालों को वो काम बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेजेंट में सपोज आपको मौका मिल रहा है, लेकिन आपको पता वो काम करूंगी तो आधी दुनिया मेरे से लड़ाई करेगी। ठीक है, फिर आप सोचते हो यार मैं रहने ही देती हूँ इस काम को। तो आपका जो पास्ट और प्रेजेंट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है आपके दिमाग के अंदर, तो वो चीज क्या होती है? वो चीज होती है दुश्चिंता। वो चीज क्या होती है? दुश्चिंता। क्लियर? नेक्स्ट है भगंशा या कुंठा, जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट है भगंशा या कुंठा, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। अब आप खुद देखो, फ्रस्ट्रेट कब होते हो आप जिंदगी में? फ्रस्ट्रेशन कब होती है जिंदगी में? तो फ्रस्ट्रेशन आपको जिंदगी में तब होती है जब आपको जो आपकी मान लो कोई इच्छा है, ठीक है, जो आपकी कोई जबरदस्त इच्छा है, कोई भयंकर अच्छी वाली इच्छा है, मतलब बहुत जबरदस्त, आपने एकदम ड्रीम सजा रखे हैं, सपने सजा रखे हैं कि मेरा ये हो जाएगा तो उसके बाद तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी और ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। मान लो आपका कोई एग्जाम है नौकरी का, ठीक है, मैं जनरल बता रही हूँ कि आपका कोई नौकरी का एग्जाम है। मैं तो चाहती हूँ भाई सभी सिलेक्ट हो, लेकिन एग्जाम्पल्स तो आपको पता देने ही पड़ते हैं और जो आपसे जुड़े हो वो एग्जाम्पल देने से जल्दी सिचुएशन समझ आ जाती है। मान लो आपका कोई नौकरी का एग्जाम है, मतलब जबरदस्त तरीके से आपने उस एग्जाम की तैयारी करी है, मतलब आपने पूरी जबरदस्त वाली तैयारी उस एग्जाम की करी है और आपको 100% यकीन है कि आपका उसके अंदर सिलेक्शन है और आप सपने से जाके बैठे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आफ्टर डेट मुझे ये करना है, ये करना है, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाऊंगी, एंड आपने बहुत सारी प्लानिंग्स उसके लिए कर ली है। बट फाइनल जब रिजल्ट आता है और कुछ पॉइंट से आपका फाइनल सिलेक्शन रह जाता है, तो उस दिन जो आपकी सिचुएशन होती है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, फेस की होगी, तो वो जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन। तो एक टाइम तो ये लगता है ना यार जिंदगी खत्म होगी, मैंने इतनी मेहनत करी थी, उस दिन फिर क्या क्या डायलॉग मारेंगे, आगे तो ये पेपर देना ही नहीं है, सिलेक्शन तो होते ही नहीं है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो दुनिया भर की डायलॉग बाजी उस दिन चलती है। तो वो जो आपका दिमाग है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन। तो उस दिन जो आपका दिमाग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, तो भगंशा या कुंठा। फ्रस्ट्रेशन मतलब आपकी कोई अच्छी वाली इच्छा, आपकी कोई जो विशेष इच्छा है, जब वो अधूरी रह जाती है, हमारी अधूरी कहानी, वो वाला टाइप सीन बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन। क्या बात है, गाना मुझे अच्छा पसंद है, कल परसों भी आया था एग्जाम्पल में। हाँ, नेक्स्ट है तनाव। तनाव का मतलब क्या होता है? तनाव का मतलब होता है टेंशन। ठीक है, तनाव का मतलब क्या होता है भाई? तनाव का मतलब होता है टेंशन। टेंशन का मतलब होता है, तनाव का मतलब क्या होता है? टेंशन। थर्ड में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अप्रोच मतलब आपके पापा चाहते हैं आप ये नौकरी कर लो, आप चाहते हैं आप दूसरी नौकरी करो, तो आपका चाहना वो आपके लिए अप्रोच है, पापा वाली नौकरी आपके लिए अवॉइडेंस है। तो दो कंफ्यूजन होगी ना, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो वाली चीज होगी। अब देखो, तनाव का मतलब होता है टेंशन। अब आपके लिए तो किसी भी चीज की टेंशन हो सकती है जिंदगी में, आपको तो क्लास 2 मिनट लेट चले तो आप टेंशन करने लग जाते हो,
है ना। आप तो क्लास 5 मिनट लेट हो जाए तो तूफान मचा देते हो, क्लास लेट होगी, क्लास लेट होगी। तो आपके लिए तो वो चीज भी टेंशन बन जाती है कि आज क्लास नहीं होगी। अरे भाई टीचर जी रहा है, मर रहा है, पानी पी रहा है, 2 मिनट यदि क्लास को लेट शुरू कर रहा है तो मतलब क्या ही बवाल और आफत और तूफान आ गया। तो कहने का मतलब आपके लिए तो वो भी टेंशन का विषय बन जाता है। आपकी तो पीडीएफ में कुछ शक्ल नहीं दिख रही तो आपको अपनी वो भी टेंशन बन जाएगी। आपके लिए तो दुनिया की हर चीज टेंशन बन जाती है। लेकिन सही मायने में साइकोलॉजी के हिसाब से टेंशन क्या है? साइकोलॉजी के हिसाब से टेंशन क्या होती है? साइकोलॉजी के हिसाब से टेंशन होती है जब आप स्थिति के हिसाब से तैयार नहीं होती, मतलब आपकी जो स्थिति है, आपकी जो सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तैयार नहीं हो। मान लो कल आपका पेपर है, आज आपका रोल नंबर आपके पास अटेस्टेड नहीं है, ठीक है, कल आपका पेपर है, रोल नंबर ही हाथ में नहीं है, अटेस्टेड ही नहीं है वो, तो वो जो रात का आपका जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं टेंशन। मतलब साइकोलॉजी कहती है टेंशन तभी होती है जब आप स्थिति के हिसाब से तैयार नहीं होते, तो वो टेंशन हो जाती है। हर चीज टेंशन नहीं होती, ठीक है ना। तो हर चीज टेंशन नहीं होती, स्थिति के हिसाब से तैयार ना होना टेंशन होती है। जैसे कि शादी आ गई, किसी का कार्ड आ गया गलती से, कल शादी हो और तुम्हारी आज तक ड्रेस ही ना हो तुम्हारे पास, तो लड़कियों के लिए तो ये जबरदस्त वाली टेंशन बन जाती है। हे भगवान, कल शादी है, मैं क्या पहन के जाऊंगी, कल तो मतलब कपड़े ही नहीं है मेरे पास तो पहनने के। तो ये जो कल शादी है और आज तुम्हारे पास इयररिंग्स मैचिंग नहीं है, तो ये भी टेंशन होगी। मतलब लड़कियों को तो कुछ भी टेंशन हो जाती है ना। लड़कों को तो बेचारों कोई टेंशन नहीं होती, पैंट प्रेस है, शर्ट प्रेस है, नहीं है, दबा दुबू के एक बेल्ट लगा के शादी वाली शर्ट में 6 शादी अटेंड कर लेती हैं। लड़कियां शादी वाले लहंगे को दोबारा पहनती नहीं एक बार पहनने के बाद, है। तो कहने का मतलब ये जो सिचुएशन है ये टेंशन की है जब आप स्थिति के हिसाब से तैयार नहीं हो। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? दबाव। स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? दबाव। दबाव क्या होता है? दबाव होता है कि जैसे आप लोगों के ऊपर है, फिलहाल जो आप लोगों के ऊपर है, डेट इज कॉल्ड दबाव, प्रेशर। 13 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। अब भाई देवरानी ने भी कोर्स ले रखा है, जेठानी ने भी कोर्स ले रखा है और ननंद ने भी कोर्स ले रखा है। अब भैया तीनों ने कोर्स ले रखा, अब जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उसकी देखो क्या झंड होगी घर वालों के सामने। मतलब तुम अच्छे तरीके से सोच सकते हो, जेठानी पढ़ रही है, ननंद भी पढ़ रही है और देवरानी भी पढ़ रही है और भाभी भी पढ़ रही है। अब नंबर देख लियो किसके फालतू आएंगे, जिसके कम हुए ना। स्ट्रेस है ये। स्ट्रेस मतलब जब आपके सामने कोई काम आत्म सम्मान का विषय बन जाए कि भाई ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये तो भाई इज्जत बेइज्जती का सवाल है। तो जो इज्जत बेइज्जती का सवाल और जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला सवाल होता है उसको आप बोलते हैं दबाव। जो फिलहाल आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर है, समझ लेना, ये दबाव है आप लोगों के ऊपर। जैसे कहते हैं ना इंडिया टीम को जब आखिरी रन बनाने तो इंडिया टीम के ऊपर एक प्रेशर है, धोनी के ऊपर एक प्रेशर है, पता नहीं क्या प्रेशर होता है। हर बार इतने अच्छे मैच खेलते हैं, फाइनल में हर बार पता नहीं क्यों हार उड़ के आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये प्रेशर ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बट मतलब प्रेशर ज्यादा ना लो, बट स्टिल आप मतलब आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो है, मैं समझ सकती हूँ। और इस बार तो प्रेशर होना ही होना चाहिए भाई, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं। इस बार भी किसी ने एसएट के एग्जाम को सीरियस नहीं लिया, तो मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई छोड़ के किताबों को दूर करो और अपने बालक खिलाओ, फिर पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, फिर बोल रही हूँ, बीजेपी का राज है और इलेक्शंस हो जाने हैं, तो ये वैकेंसी लास्ट वैकेंसी मान के चलो। तो ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन मैं कह सकती हूँ थोड़ा बहुत ले लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से, ठीक है ना। कि भाई स्ट्रेस है, ठीक है भाई, मैं तो थोड़ा स्ट्रेस के अंदर हूँ, मेरे को पेपर जरूर पास करना है क्योंकि नौकरी आनी है। और लेकिन ये नहीं कि स्ट्रेस ही लेते रहो और पढ़ाई ना करो। कुछ बच्चे बिना बात का स्ट्रेस लेते हैं, हाय ऐसा नहीं हुआ तो, हाय सिलेबस रह गया तो, हाय ये, अरे ये हाय हाय करने वाले बच्चे मुझे जरा अच्छे नहीं लगते। अरे तुमने जब ट्रस्ट करके टीचर पे ट्रस्ट कर लिया, तुम्हारे सामने हम खड़े हैं, तुमसे ज्यादा हमें अपनी अपनी इमेज की कदर है भाई। तो मतलब ये हाय हाय मचाने वाले बच्चों से मुझे बहुत एलर्जी है। हाय हाय कोई ना मचाना और चुपचाप पढ़ते रहो, सब कुछ खत्म होगा, अच्छे तरीके से खत्म होएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने का मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा स्ट्रेस ले लो तो हाय तोबा मचा दो, तो वो हाय तोबा नहीं मचानी किसी ने, समझ गए। अब देखो ये सारी सिचुएशंस आपके सामने आ गई। अब भैया ये सारी सिचुएशन आपके सामने आ गई, ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में आप हो गए दुखी, ठीक है। ऐसे में क्या हो गए आप? दुखी। अब आप असमायोजित हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? असमायोजन के कारण अब आप असमायोजित हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप असमायोजित ही रहोगे? ऐसा तो नहीं है ना भाई। असमायोजित हो गए कोई बात नहीं, असमायोजित दुनिया होती है, लेकिन अब जिंदगी है, असमायोजित थोड़ी ना रहेंगे। घर वाला 2-4 दिन बोलेगा फिर कहेगा क्यों दुखी हो रही है, चल जो हो गया कोई बात नहीं। अब हम असमायोजित थोड़ी ना रहेंगे, अब हम इनसे बाहर भी तो निकलेंगे, इनसे बाहर दूर भी तो निकलेंगे ना असमायोजन से। तो अगला पॉइंट लिखो, असमायोजन को दूर करने के उपाय, ठीक है। असमायोजन को दूर करने के उपाय, कि असमायोजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं।
भाई असमायोजित थोड़ी ना रहेंगे हम, दुखी थोड़ी ना रहेंगे, दूर भी तो होंगे, खुश भी तो होंगे जिंदगी में। तो असमायोजन से दूर करने के, जिनको आप कह सकते हो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, असमायोजन से दूर बचने के उपाय, कि कितना आप असमायोजन से दूर बच सकते हो, असमायोजन से दूर कैसे जा सकते हो, तो इस चीज को हम करेंगे अब, ठीक है। हम्म, ठीक है भाई। हम्म, अब देखो, डिफेंस मैकेनिज्म अपने सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ठीक है। अपने सिगमंड फ्राइड क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इसको कल ही तुमने पढ़ा था, तो तुम्हें नया नया याद होगा ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये किसने दिया था भाई, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, एक जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष और इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। एक तो होते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल का मतलब जो एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है, मतलब जिनको बिना किसी प्रेशर के डायरेक्टली किया जा सकता है, ऐसे उपाय हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। जिनको बिना किसी प्रेशर के आप डायरेक्टली डील करते हो तो उसको हम प्रत्यक्ष उपाय बोलते हैं। और जिनको आप प्रेशर्स के साथ डील करते हो, जिनको अपने मन दिमाग दिल सब कुछ लगा के डील करते हो, तो उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष उपाय, ठीक है। क्या समझे, आप समझे कि डायरेक्ट उपाय वो होते हैं जो डायरेक्टली डील हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, एस्केपिज्म, एस्केप करना, एस्केपिज्म, एस्केपिज्म को बोलते हैं प्लायन। एस्केपिज्म को क्या मतलब है, प्लायन, मतलब जिनमें आपको कोई एफर्ट ना करना पड़े, मतलब जिनमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना लगानी पड़े, डायरेक्टली वो काम हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट उपाय, मतलब प्रत्यक्ष उपाय, जिसके अंदर एस्केपिज्म होता है, प्लायन होता है। अब ये एस्केपिज्म क्या होता है, स्थिति को छोड़कर भाग जाना। एसिड का फार्म ही मत भरो यार, कहानी खत्म, ठीक है। आपने एसिड का फार्म ही नहीं भरा, अब आपने फार्म ही नहीं भरा तो तुम्हें टेंशन काहे की पढ़ने की, मतलब जब तुमने फार्म ही नहीं भरा तो तुम्हें टेंशन है एस्टेट पास करने की, तुम्हें टेंशन है अचीवर एकेडमी खोजने की, तुम्हें टेंशन है अनएडजस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ने की, ना ना जी ना। एस्केपिज्म, प्लायन का मतलब क्या होता है कि जो स्थिति है उसको छोड़ के दफा हो जाओ, भाग जाओ। तो भागने का मतलब ये नहीं घर से भाग जाओ, जो स्थिति आपके सामने है उसको छोड़ दो, एस्टेट का फार्म ही मत भरो। मतलब भरना है तुम्हें, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कई बार कहेंगे मैडम कह रही थी, कई बच्चे तो मतलब इतना इतना दिमाग लगा लेते हैं, मैडम कह रही थी एस्टेट का फार्म ही मत भरो, छोड़ यार मैंने तो फार्म ही नहीं भरा। फिर कहेंगी मैडम वीडियो में आपने ही तो कहा था फार्म मत भरो, तो ये गलती मत कर देना, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो एस्केपिज्म होता है प्लान, मतलब जो स्थिति आपके सामने आप उसको छोड़ के भाग निकलो। जैसे कि सास बहू को 4-5 डायलॉग सुना रही है कि मेरे राज में तो बर्तन लिश्कारे मारते थे, तेरे राज में रसोई देख, मेरे राज में रसोई देख। अब बहू एक कान से सुन रही है, दूसरे कान से निकाल के दूसरे कमरे में चली गई। तो ये जो स्थिति होती है जिसको हम बोलते हैं प्लायन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्केपिज्म, मतलब स्थिति को छोड़कर भाग जाना। बस आपने क्या करना है भाई, स्थिति छोड़ के भाग दी, बस। अब स्थिति छोड़ के भाग ली, काहे की टेंशन, काहे की एडजस्टमेंट, आपको टेंशन ही नहीं होगी जिंदगी में, आप तो बड़े मजे से रहोगे, ठीक है। आप जिसने फार्म भर रखा वो 1 महीना पागलों की तरह पढ़ेगा, और जिसने फार्म ही नहीं भर रखा वो मजे करेगा। तो मतलब वो अनएडजस्ट तो नहीं हुआ ना, असमायोजन तो नहीं हुआ ना। तो पहला उपाय क्या है, डायरेक्ट असमायोजन। दूसरा होता है विस्थापन, विस्थापन जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है विस्थापन जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर दिया, आइडिया वही सेम, अपना जो स्ट्रीम है वही चेंज कर लो। भाई मुझे टीचिंग में नहीं जाना, मुझे तो एसएससी में जाना है। एक चीज से मेरे को याद आ गया भाई, ये वाला चैप्टर मैंने अभी है ना बुक में देखा था, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, एक सेकंड, क्योंकि एक छोटा सा करेक्शन है, मैं साथ साथ करवा देती हूँ, फिर रह जाएगा। क्योंकि जो चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाना हो ना, तो एक बार मैं बुक में से नजर मार लेती हूँ ताकि वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहे। देखिए ध्यान से, बुक है जिसके पास, ये अपनी बुक है, 1 मिनट के लिए सुन लीजिए इनको करवाने से पहले। जिसके पास ये बुक है अपनी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें जो यही वाला चैप्टर है अनएडजस्टमेंट वाला, पेज नंबर 165 है, पेज नंबर 165 है। तो पेज नंबर 165 पे एक है ना टेबल बना रखा है, ये उसने ना गलत प्रिंट कर दिया, मैंने तो सही लिख के दिया था भाई। अब उस टेबल में ना ये दे रखी है मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट।
तो यहाँ पर दे रखे प्रत्यक्ष मेथड, यहाँ पे दे रखे अप्रत्यक्ष। एक्सप्लेनेशन तो उसने बिल्कुल सही लिखी हुई है, अप्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष की और प्रत्यक्ष उपाय में प्रत्यक्ष उपाय की लिखी हुई है। लेकिन बच्चे उसने ना ये जो टेबल है ना, टेबल के अंदर जो डायरेक्ट उपाय है ना वो सारे लिख दिए, ये गलती से लिख दिए, ये इधर लिखने थे। सारे के सारे उपाय अप्रत्यक्ष होते हैं, सारे के सारे उपाय अप्रत्यक्ष होते हैं, सिर्फ 2-3 को छोड़ के, और वो 2-3 मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब इस बुक के अंदर एक टेबल बनी है 165 पेज के ऊपर, इसमें प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष उपाय दिए हुए हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है, उसने क्या कर दिया, ये जितने भी अप्रत्यक्ष उपाय थे प्रत्यक्ष के नीचे लिख दिए इधर। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये गलती से लिख दिए, इसको मैं सेकंड एडिशन में ठीक करवा दूंगी। और आपको प्रत्यक्ष उपाय में 4 ही उपाय हैं जो मैं लिखवा रही हूं, बस वही याद रखना। बाकी जितने भी पढ़ाऊंगी सारे अप्रत्यक्ष हैं, ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, अप्रत्यक्ष हैं। हाँ क्लियर भाई। ठीक है, हाँ क्लियर। तो मैं क्या लिखवा रही हूँ, तुम है ना सारा चक्कर छोड़ दो, सिर्फ मैं लिखवा रही हूँ वो 4 उपाय लिख लो। सबसे पहला एस्केपिज्म, जिसको हम प्लायन बोलते हैं। प्लायन मतलब स्थिति से छोड़कर भाग जाना, स्थिति को छोड़ो और भागे, प्लायन हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपने विस्थापन कर लिया, आपने क्या कर लिया, विस्थापन कर लिया, मतलब अपनी बात किसी दूसरे पर अपना गुस्सा उतार दिया। जैसे कि एक टीचर है, घर से दुखी हो गया है, बच्चे के ऊपर गुस्सा उतार दिया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया आपने अपनी बात को, अपने एसेट का फार्म ना भर के एसएससी की तरफ चले गए, टीचिंग में कुछ नहीं रखा, मैं तो वो वाला करूंगा ये करूंगा, लाइक मतलब डिस्प्लेस करने का मतलब होता है अपनी उस बात को बदल दी आपने, वो बात ही बदल दी, ठीक है। तीसरा जो उपाय होता है बाधा दूर करना, बाधा दूर करना, जिसको बोलेंगे आप रिमूव ऑब्स्टेकल, ठीक है, बाधा दूर करना, रिमूव, बैरियर लिख ले, बैरियर इज इजी देन ऑब्स्टेकल, बैरियर, ठीक है। तीसरा जो उपाय है वो है बाधा दूर करना, रिमूव मतलब ऑब्स्टेकल्स, जो आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधाएं हैं उनको आप दूर कर रहे हो, मतलब जो ऑब्स्टेकल हैं, जो बाधाएं हैं उसको आप क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो, मतलब जो बाधाएं आपके सामने हैं, जो भी डिफिकल्टीज आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, आप उनको पढ़ रहे हो और अपने आप दूर कर रहे हो। तो ये भी आपका क्या है, प्रत्यक्ष उपाय है, ये भी आपका क्या है भाई, प्रत्यक्ष उपाय है, ठीक है, ये भी क्या है आपका प्रत्यक्ष उपाय है। और एक है अपने लक्ष्यों को स्थापित करना, मतलब आपके जो एम्स है, जो गोल्स है, उनको स्थापित कर लो। देखो प्रत्यक्ष उपाय के अंदर खास कुछ भी नहीं है, मेन आप प्रत्यक्ष उपाय में एस्केपिज्म याद रखना, दूसरा रिमूव बैरियर्स, बाधाओं को दूर करना, दूसरा याद रखना बाधाओं को दूर करना, और तीसरा आपको याद रखना है एनालिसिस करना, अपनी चीजों को विश्लेषण करना, चौथा आपको याद रखना है क्या, एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब अपनी चीजों को विश्लेषण करना, खुद दिमाग लगाना कि कहाँ मैं गलत हूं, कहाँ मैं सही हूं, एनालिसिस करना, गलतियां सुधारना और पास हो जाना, ठीक है। तो ये जो 3 उपाय हैं बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक छोटी सी बात को, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला उपाय है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला उपाय है, स्टार लगा लो इस पे, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के अंदर आ जाता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला उपाय है तो इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के अंदर ले आते हैं। आपको बस एक पहले ना डायरेक्ट के लिख लो, आप कंफ्यूज ना होना। प्रत्यक्ष उपाय में सबसे पहले एस्केपिज्म है, प्लायन है, स्थिति को दूर करना है, वो प्लायन है। दूसरा उपाय है बाधाओं को दूर करना, जो आपके सामने ऑब्स्टिकल है, जो बाधाएं हैं उनको आप दूर कर रहे हो। तीसरा उपाय है एनालिसिस करना, मतलब अपनी सोच का, अपनी चीजों का विश्लेषण करना, ठीक है, अपनी सोच का, अपनी चीजों का विश्लेषण आप खुद करते हो। और एक चौथा है अटेंशन देना, मतलब जो भी चीज आपको दुखी कर रही है आप उस पर अटेंशन दे रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो और वो चीज आपको खुश कर देती है। तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ 4 बातें लिखना बुक की टेबल में, जो भी आपको दे रखा है बुक की टेबल में, तो उसको आप अपने हिसाब से ठीक कर लेना, ठीक है। टेबल में गलत है, एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल सही दिया हुआ है, टेबल में गलत है। 4 लिखो मेन इसमें। सबसे पहले एस्केपिज्म, दूसरे नंबर पे लिखोगे बाधा दूर करना। एस्केपिज्म मतलब स्थिति छोड़ के भागना, बाधा दूर करना मतलब जो डिफिकल्टी आ रही है उसको दूर करना, एनालिसिस करना अपनी स्थिति का खुद विश्लेषण करना, खुद हल ढूंढना, और चौथा है अटेंशन देना, आप अपनी चीजों को खुद अटेंशन देते हो। मतलब ये डायरेक्ट उपाय है, इनमें कुछ समझने का नहीं है, ना इनमें कोई एग्जाम्पल है, ना ही इनमें कुछ समझने का है, ना ही ये पेपर में आते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट उपाय है। अब इसके अंदर एक उपाय है डिस्प्लेसमेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको बहुत सारी बुक डायरेक्ट में लिखती है और बहुत सारी बुक इनडायरेक्ट के अंदर लिखती है।
तो मैंने इसमें क्यों लिखवा दिया, एक बार ये किसी एग्जाम में आया था जहां पर अप्रत्यक्ष उपाय ऑप्शन में ही नहीं था। तो डिस्प्लेसमेंट एकमात्र ऐसा विधि है जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के अंदर यूज करते हैं। यदि पेपर में अप्रत्यक्ष लिखा आए, पेपर में अप्रत्यक्ष विधि लिखी आए, तो डिस्प्लेसमेंट को आप अप्रत्यक्ष के अंदर लेके जाओगे बजाय की प्रत्यक्ष के। लेकिन ये क्वेश्चन रीट के अंदर आया था और उन्होंने ऑप्शन में अप्रत्यक्ष विधि नहीं दिया था और उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को मतलब प्रत्यक्ष विधि माना था, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये अप्रत्यक्ष ही है और अप्रत्यक्ष में ही जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, उसको मैं अप्रत्यक्ष में समझाऊंगी आपको, डिस्प्लेसमेंट को समझा यही देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपना गुस्सा किसी और पर निकालना। जैसे कि टीचर जब क्लास में आके बच्चों को दे धड़ाधड़ पिटाई करता है, तो वो क्यों पिटाई करता है, क्योंकि वो घर से दुखी होके आया है, ठीक है। जैसे कि मतलब मेरे घर में अक्सर होता है ये डिस्प्लेसमेंट। मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को डांट लगा देते हैं और वो मेरी लड़की को पीटता है, मतलब दबा के, ठीक है। पापा ने मेरे को मारा तो मैं काव्या को मारूंगा। तो ये जो स्थिति है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब हम अपना गुस्सा किसी और पर उतार देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब हमने डिस्प्लेस कर दिया, उस स्थिति को क्या कर दिया भाई, डिस्प्लेस कर दिया। मतलब अपना गुस्सा हमने क्या कर दिया भाई, दूसरे के ऊपर उतार दिया, ठीक है। अपने आक्रोश को किसी कमजोर व्यक्ति पर उतारना, टीचर का बच्चों को पीटना, मेरे बेटे का मेरी लड़की को पीटना, तो ये चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भाई, डिस्प्लेसमेंट। मुझे नहीं लगता वैसा कुछ भी बात है, मैंने 6 बार दोहरा ली, कोई भी चीज होती है मैं उसको 36 बार दोहरा देती हूँ, उसके बाद भी ये मत कह देना कि कंफ्यूजन हमें रह जाती है। सिर्फ मैंने करेक्शन करवाया है कि बुक के 165 पेज के ऊपर एक ऐसे टेबल बना रखी है, उस टेबल में लिख रखा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो वहां प्रत्यक्ष के नीचे ना उसने बहुत सारी प्रिंट कर दी, वो गलती से कर दी, वो इधर प्रिंट करनी थी बस। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही दी गई है, बस यहाँ पर प्रिंटिंग एरर हो रहा है टेबल के अंदर, तो उसको आप ठीक कर लेना बस। हाँ, बस प्रत्यक्ष में 4 याद रखना, एस्केपिज्म, बाधाओं को दूर करना, विश्लेषण करना चीजों का, और ध्यान देना अपनी समस्या पे, बस, और कुछ नहीं याद करना। और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको पहली प्रायोरिटी अप्रत्यक्ष के अंदर ही रखोगे। अप्रत्यक्ष ऑप्शन में नहीं आता तो आप इसको प्रत्यक्ष में कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं मुख्य विधियों पे। प्रत्यक्ष विधियों को कोई नहीं पूछता, प्रत्यक्ष विधियों को कोई पूछता ही नहीं है पेपर में। पेपर में यहां से पूछेंगे, ये है आपकी मुख्य अप्रत्यक्ष विधियां, या जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। दीज आर द मेजर विधियां जिसपे आप 5, 10, 15, 20 जितना जी करे उतने स्टार लगा लो। हर बार रिकॉर्ड है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आया है, तो इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं करना, ये अब भी आएगा तो ध्यान से करना, ठीक है। चलो 1-1 करके करते हैं। अप्रत्यक्ष विधियों में सबसे पहली विधि है प्रक्षेपण। इंग्लिश हिंदी साथ लिखते जाना, इनको दोनों में आना चाहिए, कंफ्यूज मत होना। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, आप अपनी चीज को अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड एनालिसिस। प्रक्षेपण होता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। ये क्या होता है, अपनी बात को या अपने एक एक विधि को ध्यान से समझना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, एकदम क्लियर करूंगी, क्रिस्टल क्लियर करूंगी अंतर, बस सुनते और समझते जाना। सबसे पहली विधि है प्रक्षेपण, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण के अंदर क्या होता है, अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे पर मंडना, ठीक है। मान लो आप असफल हो जाते, लिखो अपनी असफलता का दोष, अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे पर मंडना। कैसे, एक कहावत सुनी होगी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सुनी है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिसको नाचना आता है वो तो बसंती अंगारों पे भी नाच देती है ना, नाच बसंती नाच। तो बसंती जिसको नाचना आता है वो बसंती अंगारों पे भी नाच देती है। अब जिसको नाचना ही नहीं जाता आता वही तो करेगी, अरे धरती इधर से उधर हो रही है, अरे भाई तेरे को नाचना आता तो तू खड्डे अंगारे पत्थर ईंट सब कांच पे सब पे नाच देगी, नाचना नहीं आता वही बोलता नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक तरह से थोपना, जब आप अपना दोष दूसरों पर मंड देते हो। मान लो आप तैयारी नहीं कर रहे, मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन आपने रिविजन ही नहीं करी, आपने वीडियो को दोबारा देखा ही नहीं, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने क्वेश्चंस ही नहीं पढ़े, आप रात 9 बजे वाली एमसीक्यूज का जो प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ वही नहीं देखते, आखिर में कहोगे हाँ कह रही थी मैडम ये है वो है, हुआ ही नहीं पेपर। फिर आप क्या बोलोगे, पेपर देखे पेपर गंदा आया था, सिलेबस से बाहर आया था, मैडम ने पढ़ाया ही नहीं था।
तो जब अपनी असफलता का दोष हम दूसरों के ऊपर मंड देते हैं तो वो जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। दूसरी विधि है दमन, और एक होता है वर्ड शमन। शमन और दमन, कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड है शमन और एक वर्ड है दमन। दमन को बोलते हैं रिप्रेशन, रिप्रेशन, और दमन को बोलते हैं सप्रेशन, PRESSION। ठीक है, REPRESSION। एक है दमन और एक है शमन। अब इन दोनों को समझ लीजिए भाई क्या होता है दमन और शमन। दमन और शमन देखने में एक सा बहन भाई लग रहे हैं, मतलब कुछ फर्क इनमें ज्यादा नजर आ रहा है आपको? आपको लग रहा है भाई दमन भी वही है और शमन भी यही है। बस फर्क क्या होता है, फर्क मैं बताती हूँ क्या होता है। दमन के अंदर तो हम अपनी इच्छाओं का गला घोटते हैं, जिसको हरियाणवी में बोलते हैं ना, मैंने मेरी सारी इच्छाओं का गला घोट लिया है ना, एक आती है, एक पता नहीं, एक ऐड आता रहता है कि सारी इच्छाओं का गला घोट दिया, सारी लड़की की सारी इच्छाओं का गला घोट दिया। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं दमन। जब बलपूर्वक मतलब जबरदस्ती आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, आप उनको अपने मन के किसी कोने में दफन कर लेते हो, तो ये होता है, क्या होता है, रिप्रेशन। जो आपकी अनफुलफिल्ड विशेज हैं, इसके अंदर ज्यादातर क्या होती हैं, अनफुलफिल्ड विशेज। जो विशेज आपकी पूरी नहीं हो सकती, जो विशेज आपकी अनफुलफिल्ड है, जो विश आपकी पूरी नहीं हो सकती, आप उन इच्छाओं का गला दबा लेते हो। गला दबाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना गला दबा दिया, गला दबाने का मतलब उन इच्छाओं को भूल गए, भूले नहीं हो, जबरदस्ती बुला रहे हो, जबरदस्ती अपने अंतर मन के अंदर आप उसको दबा रहे हो। ठीक है, तो जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती हैं उनको मतलब हजारों बच्चों की हजारों इच्छाएं होंगी कि किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, है ना। तो ये जो आपकी इच्छाएं हैं सारी, तो जो पूरी नहीं होती उनको जब बलपूर्वक जबरदस्ती दबाते हैं ना, जबरदस्ती शब्द है ध्यान रखना, तो बलपूर्वक जब दबाया जाता है तो उसको हम दमन बोलते हैं। ठीक है, बलपूर्वक जब दबाया जाता है तो उसको हम दमन बोलते हैं। ठीक है, शमन क्या होता है, बस इसका अपोजिट। यहां तो जबरदस्ती दबा रहे हैं, यहां जानबूझ के भुला रहे हैं। जबरदस्ती और जानबूझ के अलग चीज होती है। एक बात है मुझे दुखी कर रही है, ठीक है, मान लो एक बात मुझे दुखी कर रही है, उसको मैं भुला ही नहीं पा रही, बार बार दबा रही हूँ दबा रही हूँ दबा रही हूँ, तो दमन है। लेकिन जब मुझे ये लगता है यार ये बात है ना, नहीं अंगूर ना मिले खट्टे, वो दूसरा एग्जाम्पल आएगा मनदीप, वो लास्ट में देखना, रेशनलाइजेशन होता है वो। पढ़ते जाओ तुम पढ़ते जाओ, आज पता नहीं आज मेरा सिर क्यों दुख रहा है। देखो, हाँ, तो शमन मीन्स सप्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, जानबूझकर कोई कष्ट वाली बात, मान लो आपकी एक फ्रेंड है, बार बार आपसे बकवास करती है, आप कहोगे छोड़ यार उसकी बात को छोड़ दे तू, है ना। तो जान उसकी बात मेरे को, जैसे हम कई बार किसी की डिस्कशन करते हैं, किसी एक बंदे की डिस्कशन हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कभी भी, तो हम कहेंगे छोड़ यार इसकी क्या डिस्कशन करना है, इसको सुन के हमारा दिमाग खराब होता है। तो मतलब जब हम जानबूझकर उस बात को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, फर्क यही है, जबरदस्ती जब बातों को दबाया जा रहा है तो वो दमन होता है, जानबूझकर जब हम अपनी मर्जी से उस बात को भूल रहे हैं कि ये बात हमें दुखी कर रही है, हम इस बात को नहीं सोचेंगे, तो ये होता है शमन। बस इतना ही फर्क है, जानबूझकर अपनी बात को दबाना शमन होता है और जबरदस्ती दबाना दमन होता है। ठीक है, हाँ, जबरदस्ती दबाना दमन होता है। क्लियर? प्रोजेक्शन, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, दमन जबरदस्ती अपनी इच्छाओं का गला घोंटना, शमन जानबूझ के जो बात कष्ट देती है उनको भुलाना। तीसरा है प्रतिगमन, चौथा प्रतिगमन, रिग्रेशन। प्रतिगमन या हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। प्रतिगमन या रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, पीछे की अवस्था में लौटना। ठीक है, प्रतिगमन या रिग्रेशन होता है पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना। अब पीछे की ओर लौटने का क्या मतलब है, पीछे की ओर लौटना मतलब आपको एक स्थिति है जो जिससे आप परेशान हो, जिससे आप दुखी हो। ठीक है, तो जब पीछे की तरफ लौटते हैं, हम कहते हैं मान लो एक बूढ़ा इंसान है, ठीक है, एक बूढ़ा इंसान है और वो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, मतलब एक बुजुर्ग है और वो बिल्कुल बच्चों की तरह काम कर रहा है, बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, तो वो क्या है, वो है उसका रिग्रेशन। मतलब जब आप पीछे की अवस्था में लौट के अपने आप को खुश कर लेते हो, एक बूढ़ा इंसान है वो बेचारा दुखी है, लेकिन
फिर वो सोचता है यार क्या ही रखा इस दुख में, और वो बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाता है और खुश होने लग जाता है बेचारा, तो अपने आप को दुख से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अपने आप को दुख से बाहर निकाल रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रतिगमन। ठीक है, जब अपने आप को दुख से बाहर निकाल रहा है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रतिगमन बोलते हैं। तो रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे की अवस्था में लौटना, मतलब वर्तमान स्थिति में व्यक्ति को जो तनाव देती है, तो पीछे की अवस्था में उसको लौट के हम सही कर लेते हैं कि मैंने पहले ये काम ऐसे किया था तो अब भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो पीछे की अवस्था में लौट के जब हम काम को सही कर लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिगमन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिगमन। नेक्स्ट है पांचवा उपाय जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, डिस्प्लेसमेंट। अप्रत्यक्ष में ही रखना इसको, जिसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया है, अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अक्सर होता है। ये जो सरकारी स्कूल की मैडम होती थी, घर से दुखी होती थी, आती थी और आगे बच्चों को दे धड़ाधड़ पीट देती थी, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी क्या है? अप्रत्यक्ष उपाय है, जब अपना आक्रोश आप किसी दूसरे के ऊपर निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 6, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं तदात्मीकरण। तदात्मीकरण। ठीक है, आत्मीकरण या तदात्मीकरण, कोई भी शब्द जो है आपको लिख के दे सकता है। वो आत्मीकरण भी लिख के दे सकता है, तदा आत्मीकरण भी लिख के दे सकता है, मतलब वो कुछ भी दे सकता है, आत्मीकरण या तदा आत्मीकरण, वट एवर इट में भी, तो ये कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन। हम्म तो हाँ, तुम भी एग्जाम्पल बनाया करो भाई मेरी तरह। अब देखो, तदात्मीकरण और आत्मीकरण क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, जब आप अपनी बात, अपनी पहचान किसी दूसरे से जोड़ते हो। दो तरीके से होता है ये, एक तो आप अपनी पहचान को किसी के साथ जोड़ देते हो, या दूसरा इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि लाइक अपनी पहचान दूसरे से जोड़ना, या अपनी गलती का दोष दूसरे पर मढ़ना, वो अलग चीज है। ध्यान से सुना, प्रोजेक्शन से कंपेयर मत करना इसको। प्रोजेक्शन अलग है कि पेपर अच्छा ना होने पर कमी प्रश्न पत्र की निकाल देना, वो तो प्रोजेक्शन है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप अपनी बात को उसी क्षेत्र में जुड़े किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ देते हो। इसके अंदर क्या होता है, आप अपनी बात को उसी क्षेत्र में जुड़े किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ देते हो। ठीक है, तो आप अपनी बात को उसी क्षेत्र में जुड़े किसी विशेष व्यक्ति से क्या कर देते हो? जोड़ देते हो। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। कैसे? एक क्लास है, सपोज एक क्लास में एक टीचर पूछ रही है कि मतलब बच्चों से पूछिए बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, सारे बच्चे बढ़ चढ़ के बता रहे हैं जी मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा तो उसका, मेरे पापा तो ये, मेरे ये, मतलब बच्चे बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं मैं तो मिनिस्टर का पोता हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। अब एक बच्चे की बारी आ गई बेचारे की, अब वो किसी का कुछ भी नहीं है, मतलब उसकी कोई बड़ी पहचान नहीं है। अब वो असमायोजित फील कर रहा है, अपने आप को दुखी फील कर रहा है, यार मैं कुछ कम बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सारे तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो वो कहता है मैडम ऐसा थोड़ी ना है, जानते नहीं हो क्या मेरे को, मेरे पापा एमएलए का छोरा है, मतलब कुछ भी बोल देगा, मेरा दादा उस पार्टी में था जी, अब दादे को किसने देखा है। तो कहने का मतलब दैट इज मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो आप क्या करते हो, फिर वो बच्चा ऐसे बोल के, भाई मैडम को तो लग रहा है छोरा सही बोल रहा है, तो मैडम तो थोड़ी थोड़ी खुश हो रही है उसको देख के, तो उसको अंदर से संतुष्टि मिल रही है, जो असमायोजन का था उसके मन में वो तो चला गया। मतलब जब आप अपनी पहचान को किसी विशेष व्यक्ति के साथ स्थापित कर लेते हो, और या फिर अपनी कमी को किसी विशेष व्यक्ति से जोड़ के संतुष्ट हो जाते हो। जैसे मान लो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो आपका भी पेपर पास ना हो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको पता है मैं कभी नहीं चाहती ऐसा, आपका पेपर मेरा पेपर एक ही बात है। तो मान लो मैं एग्जाम दूं, खैर मैं देने वाली नहीं हूं, बट मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लो मैं भी एसटेट का एग्जाम दूं और आप भी एसटेट का एग्जाम दो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मेरा भी पास ना हो और तुम्हारा भी पास ना हो, तो मतलब तुम्हारा पहला डायलॉग क्या होगा? तुम्हारा पहला डायलॉग क्या होगा? तुम्हारा पहला डायलॉग ही होगा, हाँ मैडम का ही पास नहीं हुआ, हमारा कहाँ से पास होएगा। एग्जैक्टली आई हैव डन द सेम थिंग। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि ये जो चीज होती है ये साइकोलॉजी में ऐसे भी यूज होती है। जब ये एस्टेट शुरू शुरू में शुरू हुआ था, तो मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, मतलब एज ए इंग्लिश टीचर। तो जब उस स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी तो वहाँ एक सीनियर इंग्लिश के टीचर थे और एक मैं थी। तो दोनों ने हमने पीजीटी इंग्लिश वाला एग्जाम दिया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, आपको पता उसके बाद मेरे सब क्लियर है, नौकरी पे भी थी, सब कुछ है, लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात आ रही हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब असमायोजन से दूर होने का उपाय मुझे लग रहा है बिल्कुल सही था ये। तो उन सर ने पेपर दिया, मैंने पेपर दिया, टीजीटी पीजीटी टीजीटी एसएस दिया था, पीजीटी इंग्लिश दिया था।
मेरा तो टीजीटी एसएसटी तो हो गया था बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और पीसीटी इंग्लिश रह गया था 1 नंबर से, और उन सर का भी रह गया था। तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा पेपर नहीं हुआ, क्योंकि तब तो पहला पहला अटेम्प्ट था, किसी को फर्क ही नहीं पड़ना था उस चीज का, कोई इतना क्रेज थोड़ी ना था, तब शुरू शुरू हुआ था। तो मैंने सीधा, मेरी मम्मी ने कहा कि पेपर नहीं पास हुआ तेरा, देख मतलब मेरी बहन के सारे हो गए थे कि नीतू के सारे हो गए और तेरा पेपर नहीं पास हुआ। मैंने कहा मम्मी देख, मेरे स्कूल में इतने साल से एक टीचर पढ़ा रहा है, अपने आप को इंग्लिश की तोप बोलता है, उसका तो क्लियर नहीं हुआ, मेरा कहाँ से होएगा, मैं तो फाइनल ईयर पास किया, मतलब मैं तो फ्रेशर थी। मैंने कहा मेरी तो एमए हुई अभी, उसका ही नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से होएगा। तो डेट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या है भाई, तदात्मीकरण। जब हम अपनी असफलता को उसी फील्ड में जुड़े हमसे थोड़े विशेष व्यक्ति से जोड़ देते हैं। बट देखो संतुष्टि कितनी मिल रही है इस डायलॉग को बोल के, उसका ही पास नहीं हुआ तो मेरा कहां से होएगा, जो कहता है मैं तो हूँ इंग्लिश की, उसका ही नहीं हुआ तो मेरा कहां से होएगा। तो मतलब हम बड़े संतुष्ट हो जाते हैं और हमें लगता है यार हाँ सही हो गया। मम्मी कहती हाँ ठीक कह रही है लड़की, वो इतने दिन से पढ़ा रहा है, उसका ही नहीं हुआ तो बेचारी मेरी तो फ्रेशर है लड़की, तो इसका कहाँ से होएगा। फिर मैंने कहा मेरा टीजीटी तो होगा, उसका तो वो भी ना हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ से देखो संतुष्टि, एक आत्म संतुष्टि बड़ी भयंकर, बड़ी अच्छी वाली मिलती है, नॉट भयंकर वाली, आत्म संतुष्टि बड़ी अच्छी मिलती है यहाँ पर। तो भाई ये क्या है आपका आइडेंटिफिकेशन, समझ गए ना आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ, मैं तो देने वाली ही नहीं हूँ, बट आप सबका जरूर होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम अपने कंटेंट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो क्लियर हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, सब पास है मेरे, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस दे रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल्स तो हम कुछ भी क्रिएट करेंगे ना। क्लियर हुआ, यूं बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चले। आगे चलते हैं। आगे है, बढ़िया बढ़िया से बताऊंगी जो पेपर में आते हैं। रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापना। आगे है औचित्य स्थापना, जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापना, जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये है जो एक बच्चा कमेंट करा था, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, ये वाला है ये। हाँ, तो औचित्य स्थापना को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, जिसको आप बोलते हैं ना अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, हम 3 सिस्टर्स हैं, मेरी बड़ी सिस्टर चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में है, और मेरी बीच वाली सिस्टर सुप्रीडेंट ऑफ टैक्सेशन एंड कस्टम डिपार्टमेंट, एंड थर्ड वन इज मी, तीसरी मैं हूँ, ठीक है। तो औचित्य स्थापना जिसको हम क्या बोलते हैं, तीसरी मैं हूँ जो केवीएस सिलेक्टेड हूँ, और हरियाणा लेक्चरर में भी हो गया था, बस कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, बट जो मैं आज हूँ मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ उन दोनों से। ठीक है, वो तो स्थिति होती है। हाँ, यहाँ कोई औचित्य स्थापना नहीं हो रहा, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ। तो रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापना, जिसको आप बोलते हो क्या, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, ठीक है, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, इसका मतलब आप समझ गए होगे। रेशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा है पूरी नहीं हो रही, अब भैया आप दुखी हो, लेकिन आप दुखी थोड़ी ना रहोगे, आप कुछ तो कह के संतुष्ट होगे ना, आप क्या होगे, कुछ तो कह के संतुष्ट होगे ना। जब आप कुछ कह के संतुष्ट हो रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रेशनलाइजेशन। मान लो आपका सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, आप आईएएस नहीं बने, आप एचएसएससी में बन गए, ठीक है, आईएएस के बहुत छोटी वाली रैंक पे बन गए, तो आप कहोगे यार छोड़ ना, इतनी सिरदर्दी थी, जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी सिरदर्दी। मान लो आप लेक्चरर बनना चाहते हो, पीजीटी बनना चाहते हो, अनफॉर्चुनेटली आप पीजीटी तो नहीं बने, आप क्लर्क बन गए, कोई दोस्त मिलने आया, ओ यार तू तो लेक्चरर बनना चाह रहा था, तू क्लर्क बन गया क्या। फिर आप क्या होगे, छोड़ यार क्या है, सारा दिन मैं वहां पढ़ाता रहता बावड़ों की तरह, मैं बैठा हूँ मजे से कुर्सी पे, खूब पैसे कूट रहा हूँ, खूब ऊपर तले का पैसा आवे मेरे दो रहा है, ये है वो है, और आप कर देते हो उसको संतुष्ट भाई को। आज दिल में तो आपको भी है कि यार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लेकिन आप क्या सोचते हो, नहीं यार ऐसे थोड़ी ना मैं दुखी रहूंगा, मैं तो कन्विंस कर रहा हूँ भाई मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन, अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, मतलब कोई भी पोस्ट आप चाहते थे, आपको वो मन चाही पोस्ट ना मिले। मान लो एक लड़की कहती मुझे तो सपनों का राजकुमार मिले, सुपर हीरो मिले, सलमान खान मिले, बहुत सुंदर सा मतलब लड़का मिले, लेकिन उसकी शादी किसी बहुत मतलब ऐसे तो खैर देख ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए भाई, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट उसकी शादी हो जाए किसी मतलब बिल्कुल ही जो अच्छा ना दिख रहा हो, मतलब कंपेरेटिव डेट गर्ल। देखो आदमी अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटी मायने रखती है, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी इसको अंडर एस्टिमेट ना करे, अपनी भावनाओं में ना बहे, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, समझाना है तो एग्जाम्पल तो दूंगी ना।
तो भाई उसकी तो ख्वाहिश थी, सपनों का राजकुमार, हीरो एंड सुथरा स्टाइलिस्ट लड़का मुझे मिले, और उसको लड़का नहीं आदमी मिल जाता है, मतलब शादी के लिए, मतलब लड़के वाला फील ही नहीं होता, उसमें आदमी लगे। तो फिर अब उसकी फ्रेंड आई बेचारी, यार तू तो कह रही थी इतना सुंदर, मेरा तो इतना हैंडसम होगा, प्रिंस चार्मिंग होगा, सपनों का राजकुमार, और ये तो पूरा आदमी लग रहा है बुड्ढा। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे नहीं यार ये बहुत सिंसियर है, पता है कितना मैच्योर है, ये जो लड़के हैं वो तो तुझे पता है यार आवारा से टाइप के होते हैं, छोड़ना, मतलब यार मैच्योरिटी है बंदे में, एक लेवल है, स्टैंडर्ड है, मतलब समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो लाइफ में मैटर करती है, सुथरा दिखना थोड़ी ना मैटर करता है। अब आप अंदर से तो आपको भी है कहीं ना कहीं बुड्ढा है, बट आप संतुष्ट कर रहे हो अपनी सहेली को, डेट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको आप बोलते हो औचित्य स्थापना, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? औचित्य स्थापना। क्लियर हुआ ना? मतलब जो चीज प्राप्त नहीं हुआ उस चीज पे ही दोष मंड दो कि वो चीज ही बेकार थी, ठीक है ना? तो वो जो चीज ही बेकार थी, तो ये जो चीज है इसको आप क्या बोलते हो? औचित्य स्थापना, ठीक है भाई। जैसे कि एक पेपर में क्या क्वेश्चन आया था इसका, 2021 में क्वेश्चन था कि एक बच्चे ने बीएड की परीक्षा दी और उसकी परीक्षा पास नहीं हुई, पहले बीएड करके टीचर लगते थे, तो उसने कहा टीचर लगने में रखा ही क्या है? भाई टीचर लगने में कुछ नहीं रखा तो तुझे जरूरत क्या थी टीचर लगने का पेपर देने की, है ना? तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं? औचित्य स्थापना। उसको हम क्या बोलते हैं? औचित्य स्थापना। देखो आप रेशनलाइजेशन और वो रेशनलाइजेशन और दूसरा कौन सा बताया था मैंने? अब तक तो कोई भी किसी से मैच ही नहीं हो रहा कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, कोई कंफ्यूज होने का। प्रोजेक्शन में तो क्या है, अपना दोष दूसरों पर मंडना, आइडेंटिफिकेशन सेम चीज है, और रेशनलाइजेशन औचित्य स्थापना अलग ही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है डे ड्रीमिंग, नेक्स्ट है डे ड्रीमिंग, दीवा सौपन। नेक्स्ट है डे ड्रीमिंग, दीवा सौपन। अब ये दीवा सौपन क्या होता है भाई? जो ये अपने किशोर अवस्था वाले बच्चे हैं, तो किशोर अवस्था वाले जो बच्चे हैं इन ये दीवा सौपन करते हैं, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या होता है? डे ड्रीमिंग का मतलब क्या होता है? डे ड्रीमिंग होता है दिन में सपने लेना, खुली आंखों से सपने लेना। जैसे कुछ बच्चे कुछ करते धरते तो है नहीं, ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे जैसे कुछ बच्चे कुछ करते धरते तो है नहीं, अब कुछ करते धरते नहीं है बट वो क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है, एक दिन देखना हमारा भी आएगा, इतने नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे, यार सिर घूमेंगे, पढ़ता लिखता है नहीं, कुछ करता है नहीं, नौकर कहाँ से तेरे आगे पीछे घूमेंगे। बट ये डे ड्रीमिंग होता है, ठीक है, बट ये क्या होता है? डे ड्रीमिंग, दिन में सपने लेना, खुली आंखों से सपने लेना, ठीक है। वो वाला गाना नहीं आता, दिल बरा अपन की तू अपन तेरा, उसमें देखा ना, वो एक किसी भी लड़की को देखते ही, मतलब उसने तो लड़की की शक्ल देखी, शक्ल देखते ही गाड़ी बाइक दो बच्चे पूरा आ जाता, दैट इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग, मतलब दिन में सपने लेता, ठीक है। तो ये जो दिन में सपने लेना होता है इसको हम क्या बोलते हैं भाई? डे ड्रीमिंग। तो बताने की जरूरत नहीं है, डे ड्रीमिंग, दिवा सपन। जब हकीकत में आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो आप उन इच्छाओं को सपनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। हकीकत में आप कहीं घूमने नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, बट मेरी जिंदगी की सोच अलग है, मैं भड़काऊ नहीं हूं, मतलब मेरी जिंदगी की सोच है कि जो आपकी सिचुएशन है आपको उनके अकॉर्डिंग रहना चाहिए, सीरियसली स्पीकिंग। मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना ऐसे आजकल, पता नहीं क्या क्या ही मतलब फैशन बना दिया कि घूमने जरूर जाओ। एक मैंने देखा हमारे ना कोई नॉन में शादी हुई, ठीक है, तो उनके हस्बैंड उसको घुमाने ले गए, तो उस लड़की ने कलेश कर दिया अपने पति की जान को कि मेरी फ्रेंड तो घूमने जाती है, तू मेरे को घुमाने नहीं जाता, कैसा आदमी है, कैसा आदमी है यार। मतलब आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ पीपल यार, यू हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू योर हाउस। मतलब दूसरों से क्या तुलना करना, अब दूसरों का काम है जलाना, घूमने जाएंगे खुद जलाएंगे दूसरों को फोटो डाल डाल के, तो उनकी फोटो से थोड़ी बहुत जलन तो करो, बट इतनी जलन मत करो कि अपने घर में ही कलेश कर दो, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरीके से मैंने देखा कलेश कर देते हैं। भाई मेरी शादी के 10 साल तक मैं कहीं नहीं गई क्योंकि मेरी सासू बहुत बीमार रहती थी, मैंने तो बता रखा तुम्हें, मैंने तो अपनी केवीएस की नौकरी तक कुर्बान कर दी। एक रात हम उसको कहीं छोड़ के जाते तो सारा गली मोहल्ला पड़ोस इकट्ठा हो जाता था कि चले गए चले गए चले गए। मूवी भी देखते थे, इंटरवल में घर आ जाते थे बीच में। तो मतलब ऐसी सिचुएशंस में हम रहे हैं, लेकिन मैंने कभी कलेश नहीं करा, मतलब मेरे पति की जान को कि दुनिया जा रही है मेरे को भी लेके जा, मेरी बहन जा रही, भाई जा रहा। भाई जा रहे हैं क्योंकि सबके घर की सिचुएशन है, नहीं जा रहे क्योंकि मेरे घर की सिचुएशन नहीं थी, ठीक है ना। हाँ, तो मेरी सास बहुत बीमार रहते थे, मतलब बहुत बीमार, 2020 में भगवान के प्यारे हो गए। खैर मुझे सपोर्ट किया लेकिन बीमार बहुत रहते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि सिचुएशन ही नहीं है जब भाई आपके घर की, तो उस चीज पे क्या ही मतलब कलेश करके क्या ही हो जाएगा, है ना। तो दमन करो इच्छाओं को। तो असमायोजित कब तक रहेंगे, ये थोड़ा ना आप लड़ते रहेंगे असमायोजित रहेंगे, तो लड़ेंगे तो नहीं ना भाई। तो सपनों में ही घुमाती थी मैं सारी जगह,
तो कहने का मतलब सपनों में ही घूम लो भाई। तो डे ड्रीमिंग, खाली पुलाव पकाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो वो भी देख रखा, वो भी देख रखा, यूट्यूब जिंदाबाद, सारी जर्नी कर लो, ठीक है। तो उन चीजों पे लड़ने का क्या ही सीन है, लेकिन है ना, अब फ्री हो गए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अब तो जाते ही रहते हैं, बट मैं पहले की बात बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो स्थिति है उसके हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, क्लियर हुआ भाई। डे ड्रीमिंग तो मैं कह रही थी जो घूमने ना जाए, सपनों में घुमाओ, कि दिक्कत ही क्या है। यूट्यूब पे देखो जगह है, और फिर देखो मैं तो उसी जगह पे बैठी हूँ, और ये वाला पोज है, ये वाला स्टाइल है, हो गया। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है? सब्लिमेशन। हाँ जी बिल्कुल दीपिका। सब्लिमेशन को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं शोधन या मार्ग मार्गांतीकरण। यार हिंदी थोड़ी अजीब है, बट कर लो बस तुम। सब्लिमेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, जिसको बोलते हैं शोधन या मार्गांतरीकरण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शोधन या मार्गांतरीकरण। हाँ, एक लड़की कह रही है जैसे आप फोटो डालते हो तो हम जलते हैं। देख भाई, मेरा तुम्हें जलाने का कोई उद्देश्य नहीं होता, तो तुम मेरी जलन के साथ ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं 8-9 साल कहाँ गई, मैं भी तो अभी 2-3 साल से जाने लगी हूँ, फिरने लगी हूँ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए। अपने घर की जिम्मेवारियों को छोड़ के तो कभी नहीं फिरी ना मैं। तो मतलब ऐसे मतलब मेरी फोटो से जलना बिल्कुल उचित नहीं है। देखो, आगे आ जाओ। सब्लिमेशन, जिसको आप मार्ग अंतीकरण बोलते हैं, जिसको, अच्छा तुम मेरी फोटो कहाँ देखते हो? अरे इंस्टा भी मैंने अभी शुरू किया इस साल से, इससे पहले तो मैंने कभी शुरू ही नहीं किया। मैंने कहा यार कभी कभी जिंदगी के मजे लेने चाहिए, बहुत जिंदगी जी ली सिंपल सिंपल, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे थोड़ा हल्ला मचा लेंगे कभी कभी, कोई बात नहीं, चलता है। फॉलो कर लेना इंस्टा पे, निशा शर्मा 9034। आगे आ जाओ। सब्लिमेशन, शोधन मार्गांतीकरण, ठीक है। अब ये क्या होता है सब्लिमेशन या शोधन मार्गांतीकरण? ये होता है कि मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल दे दो, कोई चीज है जिसको सोसाइटी कह रही है सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, और आप उसको सही प्रूव कर दो, आप उसको सही प्रूव कर दो, और आप ये करो कि भाई सही प्रूव करो आप उस स्थिति को, मतलब एक तरह कहते हैं ना, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपको तुलसीदास सुना होगा आपने। तुलसीदास पत्नी प्रेम में पागल था, है ना, पत्नी प्रेम में पागल था तुलसीदास, लेकिन तुलसीदास की पत्नी ने उसके ऊपर डायलॉग मारे 2-4, पता नहीं कालिदास की पत्नी ने मारे थे, तुलसीदास की पत्नी ने मारे थे शायद, वो तुलसीदास ही थे ना जो अपनी पत्नी प्रेम में रस्सी मतलब सांप, कहते हैं सांप, सांप मुझे परफेक्टली ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से तुलसीदास थे, कि उसकी पत्नी का दरवाजा बंद था और वो अपने मायके आ गई थी, लेकिन तुलसीदास उसके प्रेम में इतने पागल थे, सांप को पकड़ के ऊपर आ गया। तो उसकी पत्नी ने कहा तू ऊपर कहाँ से आया? कहता है रस्सी है। तो उसकी घरवाली ने कहा रस्सी नहीं है तो सांप है, मतलब पता नहीं, मैंने ऐसा सुना, आई एम नॉट डैम श्योर कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो उसकी पत्नी कहती है निरा मूर्ख पागल है तू मेरे प्रेम में, इतना प्रेम तूने भगवान से किया होता तो पता नहीं तू आज क्या होता। तो उसने क्या किया भाई, उसने क्या किया, उतना प्रेम भगवान से करा। फिर कहने का मतलब, अपनी जो कहते हैं ना, अपनी जो बात थी उसको मतलब जो सोसाइटी में ऐसी चीज थी जो कि सही नहीं थी, उसको आप सही तरीके, हाँ हाँ बिल्कुल, अनु पीआरटी में भी आएगा टॉपिक, कोई डीपली नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, डीपली विपली क्या है, सिंपल है, सारा आएगा ये पेपर जरूर। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि कुछ चीज अमान्य है, कुछ चीज बहुत अच्छी नहीं है, और उसको आप बहुत अच्छे में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये जो चीज होता है, मुझे नहीं पता ये तुलसीदास थे कालिदास, आई एम नॉट परफेक्टली श्योर अबाउट दिस, ठीक है, बट आई थिंक तुलसीदास जी थे, हाँ तुलसीदास ही थे भाई। तो सब्लिमेशन मतलब शोधन मार्गिंतीकरण, मतलब आपने रास्ता बदल लिया। जैसे कि आता नहीं, एक बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा कर लिया। जैसे सब मुझे बोलते हैं तू बहुत बोलती है, तू बहुत बोलती है। अब भैया मैं बहुत बोलती हूँ तो आज मेरा बोलना ही मेरे को काम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, सब्लिमेशन, ये क्या है सब्लिमेशन कि मतलब मार्ग अंतिकरण, मैंने अपना रास्ता बदल लिया। सब कहते तू बहुत कान खाती है, बहुत बोलती है, तू बहुत पकाती है। अब मैंने कहा मैं बहुत बोल रही हूँ तो मैं बच्चों को बोल बोल के पकाने वाली हूँ, मतलब बच्चों को समझाने वाली हूँ, तो डेट इज कॉल्ड मार्गांतीकरण। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मार्गांतीकरण, मतलब सब्लिमेशन। आपने अपना रास्ता पलट लिया, ये बोलना मैंने इस बोलने को टीचिंग प्रोफेशन बना लिया, आ रहा है ना काम, हो रहे हो ना सब फैन इस बोलने के, तो डेट इज कॉल्ड मार्गांतीकरण। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मार्गांतीकरण। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्गांतीकरण। क्लियर हुआ भाई? तो ये थे क्या, अनएडजस्टमेंट से बचने के उपाय, ठीक है। हाँ, अनएडजस्टमेंट से बचने के उपाय। लास्ट उपाय है, एक और उपाय है, लास्ट लिख लो, रिएक्शन फॉर्मेशन।
रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन हिंदी में बोलेंगे विपरीत रचना, हिंदी में बोलेंगे विपरीत रचना, ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन। हाँ, तुलसीदास का पत्नी प्रेम राम प्रेम में बदल गया, मेरा बोलना टीचिंग में बदल गया, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये क्या है, सब्लिमेशन, मतलब हमने अपना रास्ता बदल लिया, रास्ता बदलना कह सकते हो आप, ठीक है। लास्ट है रिएक्शन, बस वही फटाफट कर लो लास्ट, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका, लेकिन अगली क्लास मेरी थी तो मुझे लगा कोई बात नहीं, अगली क्लास को भी मैं थोड़ा लंबा ले लूंगी, बट टॉपिक मैं खत्म करवाऊंगी। हाँ, तो रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब विपरीत रचना। अब विपरीत रचना क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, तो इस चीज को बोलते हैं भाई, इस चीज को हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। जब अपनी रियल इच्छा और व्यवहार के अपोजिट आप दिखाते हो, मतलब आप रियलिटी में तो कुछ और चाहते हो और आपके व्यवहार में कुछ और है, ठीक है। हाँ, आप रियलिटी में तो कुछ और चाहते हो, आपके व्यवहार के अंदर कुछ और है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे कि एक मतलब सास है, अपनी बहू को खूब तंग करती है, खूब तंग करती है, खूब तंग करती है, ठीक है। अब उसकी बहू चाहती है, यार मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन घर में कोई आ गया मेहमान। अब जब घर में मेहमान आता है तो वो कहती है, मम्मी जी मैं आपके लिए पानी लाऊं क्या। असली में तो उसका मम्मी जी को कुछ भी देने का जी नहीं कर रहा, बट रियलिटी है दूसरों के सामने एडजस्ट कर रही है, दूसरों के सामने सच्चा दिखा रही है, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे सास भी बहू को सारे दिन गालियां पेलती है, लेकिन जब कोई दूसरा घर में आएगा क्या बेटी इधर आई हो, अब वो जो सिचुएशन हो रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब कहते हैं ना, आगे कुछ पीठ पीछे कुछ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट रिएक्शन या रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। एंड बिल्कुल लास्ट, इसके अलावा कोई कोई नहीं लिखवाऊंगी, बिल्कुल लास्ट, क्योंकि एक लड़की ने एग्जाम्पल दिया और मुझे याद आ गया ये उपाय, क्षति पूर्ति, बस लास्ट उपाय है ये, क्षति पूर्ति, जिसको आप बोलते हैं कंपनशेट, कंपनशेट, कंपनशेटरी, कंपनशेट कुछ भी लिख सकते हो, क्षति पूर्ति, ठीक है, कंपनशेटरी या कंपनशेट टाइप क्षति पूर्ति। अब ये क्या होता है क्षति पूर्ति में, ठीक है, ये क्षति पूर्ति क्या होता है, कंपनशेट क्या होता है। जैसे एक लड़की ने अभी एग्जांपल लिखा, मैम एक लड़की छोटी हाइट की है, एक लड़की छोटी हाइट की है और उसने अपने पति की हाइट के आगे बराबर आने के लिए सैंडल पहन लिए ऊंचे ऊंचे, तो वो क्या कर रही है, तो वो क्या कर रही है भाई, जब वो ऊंचे ऊंचे सैंडल पहन रही है तो वो क्या कर रही है, क्षति पूर्ति कर रही है बेचारी, अपनी छोटी हाइट को सैंडल पहन के बड़ा बना रही है, तो क्षति पूर्ति, ठीक है ना भाई। हाँ, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा इंसान, तो घर वालों को कुछ और तरीके से कमा के देके क्षति पूर्ति कर दे, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है भाई, क्षति पूर्ति, मतलब जब आप अपनी कमी को किसी अच्छा काम करके ढक देते हो, ठीक है, अपनी कमी को कुछ अच्छा काम करके जब आप ढक देते हो, तो ये क्या है, किसी कमी को अच्छा काम करके ढक देते हो, तो ये क्या है भाई, क्षति पूर्ति, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनशेट या क्षति पूर्ति, ठीक है भाई। गॉट इट। एक बार इन शॉर्ट मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, कोई भी तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एडजस्टमेंट करवाया, समायोजन का चैप्टर करवाया, कुछ इंसान समायोजित होते हैं, कुछ है समायोजित, समायोजन के कारण बताए, असमायोजन के कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, द्वंद होता है, स्ट्रेस होता है, वो तुम्हें समझ आ गए। फिर तुम्हें पक्का समझना है असमायोजन से बचने के उपाय, जिसमें कुछ डायरेक्ट उपाय थे, कुछ इनडायरेक्ट उपाय थे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट उपाय एक दूसरे से सारे बिल्कुल अलग है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। हाँ, क्षतिपूर्ति, जब अपनी कमी को छुपा के कुछ और आप कर रहे हो, क्षतिपूर्ति कर रहे हो, ठीक है। औचित्य है, रेशनलाइजेशन, जब आप अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, जो चीज आपके पास है आप खुश नहीं हो, बट फिर जो नहीं मिली उसमें दोष निकाल रहे हो। और डे ड्रीमिंग, दिन में सपने लेना, ठीक है। प्रतिगमन, पीछे की अवस्था में लौटना, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन करना, ठीक है। और तदात्मीकरण, विशेष स्थिति को छोड़ना। और प्रक्षेपण होता है प्रोजेक्शन, मतलब एक तरह से असफलता का दोष किसी पर मढ़ना। दमन, और एक होता है विड्रॉ करना, विड्रॉ करना वही होता है स्केप करना, विड्रॉ करना, विड्रॉल करना, मतलब उस स्थिति को छोड़ देना, ठीक है। कोई स्थिति आपको तंग कर रही है, आप उस स्थिति को छोड़ देते हो, तो वो होता है विड्रॉ करना। पृथक करना, अपने आप को उस चीज से अलग कर लेना, ठीक है। एस्केपिज्म भी इसी तरीके का होता है, भाग जाना, पलायन करना, ठीक है। तो ये था भाई एडजस्टमेंट का चैप्टर, बहुत जबरदस्त वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टेबल फॉर यू, क्योंकि इतना
रियलिस्टिक एग्जाम्पल दिए हैं कि बहुत अंडरस्टेबल आपके लिए हो गया होगा, मुझे लगता है अब इसमें कोई डाउट रहेगा। अब एक दो छोटी छोटी बातें हैं वो जनरल सेंस की है, मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। मान ले पूछे भाई समायोजित व्यक्ति कौन सा होगा, तो समायोजित व्यक्ति कौन सा होगा भाई, जो मतलब संवेगात्मक रूप से स्थिर होगा, निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा, लचीला होगा, आत्म सम्मान होगा, तो वो समायोजित होगा। ठीक है। अब पूछ ले भाई असमायोजित बंदा कौन सा होगा, तो असमायोजित कौन सा होगा, जो चिड़चिड़ा होएगा, जो दिखावटी होगा, जो एकांत में रहता होगा, जो अपना सारा दिन सिर पीटता रहेगा, जो स्थिर नहीं होगा, नाखून काटता रहेगा, तो ये असमायोजित व्यक्ति होते हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि भाई ये समायोजित व्यक्ति की पहचान है और ये असमायोजित व्यक्ति की पहचान है। ठीक है भाई। और इसके क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने परसों रात को यूट्यूब पर करवा दिए थे समायोजन के नाम से, और आज मैं ना प्लेलिस्ट बना के आपको जितने चैप्टर आज तक मैंने आपके करवाए हैं उन सबके प्रैक्टिस सेट में 9 बजे यूट्यूब पर करवाती हूँ। आज मैं आपको, जो बच्चा बाद में भी देखे 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये वीडियोस, तो यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट होगी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के नाम से, उसमें मैंने हर चैप्टर की प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ सिर्फ आपको बेस्ट मतलब करने के लिए। ठीक है। हाँ क्लियर है भाई। तो ये था एक ऑल ओवर चैप्टर। और यूं कितना ही पढ़ लो, बट जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये बहुत है। ठीक है भाई। अब 5 मिनट बाद आते हैं हिंदी की क्लास में। हिंदी क्लास का टॉपिक छोटा था जानबूझ के, आपको पता